डियर स्टूडेंट, चैप्टर 13 चल रहा है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। आज का आपका टॉपिक है तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में असफल। आज का आपका टॉपिक है बेटा तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में असफल। इससे पढ़ने से पहले आप एक बात बहुत अच्छे से समझो। तरंग सिद्धांत में तीव्रता शब्द का तात्पर्य ऊर्जा से है और आवृत्ति शब्द का तात्पर्य संख्या से है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जब हम क्वांटम में पहुंचते हैं तो ये दोनों बदल जाते हैं। क्वांटम में तीव्रता का तात्पर्य संख्या से और आवृत्ति का तात्पर्य ऊर्जा से है। अभी आप तरंग सिद्धांत पढ़ रहे हो तो तरंग सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य ऊर्जा से है और आवृत्ति का तात्पर्य संख्या से है। आप इसमें ये देखोगे कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में असफल हो गया। ये थ्योरेटिकल है, इसमें 4 पॉइंट हैं, आपको देखने में अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम तरंग सिद्धांत की बात माने तो तीव्रता का तात्पर्य ऊर्जा से है, अर्थात धातु की सतह पर उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित हो। ये कोई धातु की सतह है, इस पर जो प्रकाश आए वो उच्च तीव्रता का हो, उसकी आवृत्ति कुछ भी हो। ठीक है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। भाई अगर हम तरंग सिद्धांत की बात माने तो तरंग सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य ऊर्जा से है, अतः धातु की सतह पर जब उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित हो जिसकी आवृत्ति कुछ भी हो, आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें आवृत्ति संख्या है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जो दहली आवृत्ति टॉपिक पढ़ा है उसका कोई तात्पर्य ही नहीं है, दहली आवृत्ति है ही नहीं। इसका मतलब दहली आवृत्ति नामक कोई पद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने जब प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि जब तक धातु की सतह पर, ये जो मैंने लाइन बनाई है वो लाइन धातु की सतह को व्यक्त कर रही है। हमने ये देखा था जब तक धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित नहीं होता तब तक वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अर्थात तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में फेल हो गया। दोबारा सुनो बेटा, तरंग सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य ऊर्जा से है, अर्थात धातु की सतह पर उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित हो जिसकी आवृत्ति कुछ भी हो। आवृत्ति से मतलब नहीं, आवृत्ति तो तरंग सिद्धांत में संख्या है, यानी कि फोटोन आ रहे हैं, जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता उच्च होनी चाहिए। तीव्रता इतनी हो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उच्च तीव्रता से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। लेकिन हमने प्रायोगिक अध्ययन में ये देखा है कि जब तक धातु की सतह पर दहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश नहीं आता तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। अर्थात तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। नंबर 2 पॉइंट, ये आपकी फिर से धातु की सतह। जब हमने पहले ये कहा आवृत्ति कुछ भी हो, तो इसका मतलब इस पर जो प्रकाश आ रहा है उस पर तीव्रता, आवृत्ति कुछ भी, उस पर तीव्रता, उसकी आवृत्ति कुछ भी। ठीक है, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि कोई ऐसा कुछ था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यानी ये उनकी आवृत्ति इतनी थी
तो वास्तव में जहरी आवृत्ति से अधिक थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। लेकिन तरंग सिद्धांत ये कह रहा है कि देखो तीव्रता से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जब हम तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता बढ़ेगी, इसका मतलब तरंग सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा बढ़ रही है। तो जब ऊर्जा बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, ऊर्जा बढ़नी चाहिए। तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता का तात्पर्य ऊर्जा से है। तो धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की जब आप तीव्रता बढ़ाओगे तो कायदे से ऊर्जा बढ़ रही है। जब ऊर्जा बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मतलब निरोधी विभव, जो इसे रोकने वाली ऊर्जा है, उसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए। जबकि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में यह पाया कि ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में यह पाया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, अर्थात निरोधी विभव जो है उसका मान तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तरंग सिद्धांत पुनः प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में फेल रहा। तीसरा पॉइंट, ये फिर से आपकी धातु की सतह, ये प्रकाश आपतित हो रहा है, मान लो इसकी कोई तीव्रता, कोई भी आवृत्ति है, ठीक है, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब हम आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, अब हम आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, ठीक, आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो तरंग सिद्धांत के अनुसार हम संख्या बढ़ा रहे हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार हम आपतित होने वाले प्रकाश के फोटोनों, उनके कंपनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जब संख्या बढ़ा रहे हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़नी चाहिए। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए बेटा? संख्या बढ़नी चाहिए। संख्या बढ़ने का मतलब प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, यानी प्रकाश विद्युत धारा का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। दोबारा सुनो एक बार बेटा, अब जो प्रकाश आ रहा था उसकी तीव्रता आवृत्ति में से हम आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। अगर हम तरंग सिद्धांत की बात माने तो आवृत्ति बढ़ाने पर संख्या बढ़ती है, आवृत्ति का तात्पर्य संख्या से है। अतः धातु की सतह पर आने वाले फोटोनों की, आने वाले प्रकाश की हम संख्या बढ़ा रहे हैं। जब हम संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़नी चाहिए, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में यह देखा था कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं कि पुनः तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में फेल रहा। चौथा पॉइंट इसका, तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा पूरी सतह पर समान रूप से बढ़ती है, उसकी ऊर्जा पूरी सतह पर समान रूप से बढ़ती है। अतः प्रकाश के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में समय लगेगा। जबकि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में यह देखा कि प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लगता, अर्थात तरंग सिद्धांत पुनः फेल हो गया। दोबारा देखो बेटा एक बार, आपका टॉपिक है कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में असफल। हमें ये देखना है कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में कैसे असफल हुआ। उसके लिए आपको बेटा पहले ये जानना जरूरी है कि तरंग सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य ऊर्जा से और आवृत्ति का तात्पर्य संख्या से होता है। अर्थात
धातु की सतह पर उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित हो, जिसकी हम आवृत्ति की बात नहीं कर रहे, आवृत्ति कुछ भी हो, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, इसका मतलब जो दहली आवृत्ति नामक पद है उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात दहली आवृत्ति नामक कोई पद ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में ये पाया है कि जब तक धातु की सतह पर दहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित नहीं होता, तब तक वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। नंबर 2, अगर मान लो हम धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं, तरंग सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य ऊर्जा से है, अर्थात हम धातु की सतह पर आपतित होने वाले आपतित होने वाले प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाएं, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। लेकिन हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में यह पाया है कि जब हम धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो ऊर्जा नहीं बढ़ती, यानी ऊर्जा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, लेकिन हमने ये पाया है कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा, हम ये कह रहे हैं कि प्रकाश आपतित हो रहा है, हमें नहीं मालूम तीव्रता आवृत्ति कितनी है, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, हमने आवृत्ति बढ़ाई तो तरंग सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति का तात्पर्य संख्या से है, अर्थात हमने संख्या बढ़ाई, संख्या बढ़ाने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़नी चाहिए, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में यह पाया है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। चौथा पॉइंट, तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा पूरी सतह पर समान रूप से बांट देता है, अर्थात जैसे ये कोई धातु की सतह है, ये प्रकाश इस पर आपतित हुआ, इस पर 100 जूल ऊर्जा है, तो ये अपनी 100 जूल ऊर्जा इस पर जितनी भी इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन सबको 10-10 दे देगा, और निकलने के लिए चाहिए 20, तो जब और प्रकाश आएगा तभी तो निकलेगी। इसलिए प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कुछ समय लगना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि प्रकाश की पर्याप्त ऊर्जा के प्रकाश के आपतित होने वहां से इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पश्चाता नहीं होती। तो इन तथ्यों से ये स्पष्ट है कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। ये जो तथ्य आपके सामने है बेटा, इनसे ये स्पष्ट है कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, आपको समझना है और इसे लिखना है। समझने के लिए ये ध्यान रखना है कि तरंग सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य ऊर्जा से और आवृत्ति का तात्पर्य संख्या से है। ठीक है, अब अगला टॉपिक, बेटा ये आपका हो गया तरंग सिद्धांत में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में असफलता। अब अगला टॉपिक, अगला आपका टॉपिक है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत या हम कह सकते हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। क्वांटम सिद्धांत अर्थात आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। आपने ये देखा कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में फेल हो गया। देखो बेटा, आपने प्रकाश की प्रकृति पढ़ी है, चैप्टर 11 में आपने प्रकाश की प्रकृति पढ़ी है। वहां पर आपने 4 नियम पढ़े थे। पहला न्यूटन का था, न्यूटन ने कण का सिद्धांत दिया जिससे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हुई, लेकिन वो आगे व्यतिकरण वगैरह की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा आपने हाइगेन का तरंग सिद्धांत पढ़ा जिसने व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या की। इसके बाद मैक्सवेल का नियम आया और मैक्सवेल के बाद प्लांक का आया।
प्लांक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, इन सब की व्याख्या की। इसीलिए हम कहते हैं प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत होती है। तो आपने देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत उसमें फेल हो गया। अब हम देखेंगे क्वांटम सिद्धांत इसकी व्याख्या कैसे करता है। इसके लिए भी बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्वांटम सिद्धांत में तीव्रता जो शब्द है, तीव्रता का तात्पर्य संख्या से, एकांक समय में आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या तीव्रता कहलाती है। और यहां पर आवृत्ति का तात्पर्य ऊर्जा से है, क्योंकि आपने पढ़ा है क्वांटम फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। यहां पर आवृत्ति का तात्पर्य ऊर्जा से है। आपका आइंस्टीन, हम जानते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये होता है। यहां से अब हम ये देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे होती है। नंबर 1 पहला पॉइंट, इस समीकरण को देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ये गतिज ऊर्जा है उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की, h प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है और न्यू नॉट देहली आवृत्ति है। आप देखो अगर मान लो न्यू का मान न्यू नॉट से छोटा हो, अगर न्यू का मान न्यू नॉट से छोटा हो, यहां पर देखो ये स्पष्ट होता है कि न्यू का मान छोटा होगा और न्यू नॉट का मान बड़ा होगा, तो ये जो उत्तर आएगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक आएगा। अगर ऐसा होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम का मान ऋणात्मक आएगा, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगी, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अर्थात यदि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक, जो संभव नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक धातु की सतह पर देहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित नहीं होता, तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। दोबारा देखो बेटा, आपने देखा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हाफ एम वी इसका मैक्सिमम बराबर h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। न्यू का मान न्यू नॉट से अगर छोटा है तो ये माइनस का आएगा, जबकि आप जानते हो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। अर्थात जब तक धातु की सतह पर देहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित नहीं होगा, तब तक धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। और यही बात हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में पाई थी। हमने उसके प्रायोगिक अध्ययन में भी यही पाया कि जब तक धातु की सतह पर देहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित नहीं होता, तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। दूसरा पॉइंट, इस समीकरण को अगर आप देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम ये आपकी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जिसे आपने h न्यू माइनस न्यू नॉट लिखा है। h आपका प्लांक नियतांक है और न्यू नॉट देहली आवृत्ति है। और किसी दी गई धातु के लिए देहली आवृत्ति नियत होगी, दी गई धातु के लिए नियत, तो इसका मतलब जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पर। इसका मतलब आप देखो इस समीकरण से स्पष्ट है कि ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, h प्लांक नियतांक है, न्यू नॉट देहली आवृत्ति है जो दी गई धातु के लिए नियत होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात ये जो ऊर्जा है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ये किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पर। अर्थात जब धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। और यही बात हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में पाई थी। अब दोबारा देखो, ये आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम
बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर मैं न्यू के मान को न्यू नॉट से छोटा रखता हूं तो इस गतिज ऊर्जा का मान मुझे ऋणात्मक प्राप्त होगा, जो संभव नहीं है। अर्थात जब तक धातु की सतह पर दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित नहीं होता, तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। और यही बात हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में पाई है। तो अर्थात आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो हमारा पहला पॉइंट है, उसकी व्याख्या सफलतापूर्वक करता है। अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को अगर हम देखें तो इसमें ये जो हिस्सा है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, एच प्लांक नियतांक है, न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति है, और किसी दी गई धातु के लिए दहलीय आवृत्ति कैसी होती है, नियत होती है। अर्थात यहां से इस समीकरण से ये स्पष्ट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और आप वैसे भी देखो, क्वांटम सिद्धांत में मैंने आपको बताया था आवृत्ति का तात्पर्य ऊर्जा से। अतः जब धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। और यही बात हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में पाई थी। अब इसका तीसरा पॉइंट, इसके तीसरे पॉइंट में आप जानते हो तीव्रता जो है वो संख्या से तात्पर्य। अर्थात अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता बढ़ाने पर संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ाने का मतलब है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने का मतलब प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। और यही बात हमने प्रायोगिक अध्ययन में पाई थी। क्वांटम सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य संख्या से है। अतः जब हम धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, अर्थात उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ाएंगे अर्थात एक सेकंड में आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। जब फोटोन अधिक आएंगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। ये इसका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि फोटोन में, क्वांटम सिद्धांत में फोटोन के लिए एक की क्रिया एक से, फोटोन एक की क्रिया एक से के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अर्थात जब धातु की सतह पर फोटोन आपतित होता है तो वह अपनी सारी ऊर्जा जिस जगह पर गिरता है वहीं दे देता है। अर्थात जिस इलेक्ट्रॉन पर गिरता है पूरी की पूरी ऊर्जा उसी को दे देता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाता है। जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। जो फोटोन आपतित हुआ अगर उसकी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाकर तुरंत निकल जाएगा। अर्थात प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती। और यही बात हमने इसके प्रायोगिक अध्ययन में पाई थी कि धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने और वहां से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती। अब एक बार दोबारा देखो सबको। क्वांटम सिद्धांत यानी आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है हमें। प्रकाश विद्युत सिद्धांत यानी क्वांटम सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य संख्या से और आवृत्ति का तात्पर्य ऊर्जा से होता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण यह है आपका। यहां से स्पष्ट है कि अगर न्यू का मान न्यू नॉट से छोटा होगा तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो संभव नहीं है। अतः धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि दहलीय आवृत्ति है उससे कम होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यही बात हमने प्रायोगिक अध्ययन में पाई है कि जब तक दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित नहीं होता तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। नंबर 2, इस समीकरण से स्पष्ट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि H और न्यू नॉट कांस्टेंट है। यही बात हमने प्रायोगिक अध्ययन में पाई है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा, क्वांटम सिद्धांत में तीव्रता का तात्पर्य संख्या से है। अतः हम धातु की सतह पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ाएं, अर्थात तीव्रता बढ़ाएं, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है।
और यही बात हमने प्रायोगिक अध्ययन में पाई है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। क्वांटम सिद्धांत में फोटोन के लिए एक की क्रिया एक से होती है, अर्थात जब फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह अपनी सारी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, और वह जिस इलेक्ट्रॉन को देता है वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाकर अगर वो पर्याप्त हो तो वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अर्थात प्रकाश के आपतित होने और वहां से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती। धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती। आप देखो, इन तथ्यों से ये स्पष्ट है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण अर्थात क्वांटम सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफल रहा। बेटा, आपने अब ये देख लिया कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में फेल रहा, जबकि क्वांटम सिद्धांत यानी आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण ने इसकी व्याख्या सफलतापूर्वक की। अब आपने अभी जो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा था, हम इसकी कुछ सवाल करेंगे। बेटा देखो, आपका एक सवाल, तांबे के लिए दहली आवृत्ति का मान 1.12 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज है। इसके पृष्ठ पर 2537 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। तांबे के कार्यफलन व निरोधी विभव की गणना करो। हमेशा की तरह बेटा आप सबसे पहले ये लिखो आपको सवाल में क्या क्या दिया है। सवाल में आपको दिया है तांबे के लिए दहली आवृत्ति का मान, दहली आवृत्ति न्यू नॉट का मान 1.12 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज। इसके पृष्ठ पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा आपको दिए 2537 एंगस्ट्रॉम, यानी 2537 गुणा 10⁻−10 मीटर। तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। तांबे की कार्यफलन अर्थात फाई नोट का मान आपसे पूछा है बेटा, और निरोधी विभव वी नोट का मान आपसे पूछा है। ये आपका सवाल है। आपका सवाल ये था बेटा, तांबे के लिए दहली आवृत्ति का मान 1.12 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज है। इसके पृष्ठ पर 2537 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। तांबे के कार्यफलन व निरोधी विभव की गणना करो। आपको दहली आवृत्ति का मान दिया था, यानी न्यू नोट 1.12 × 10⁻15 हर्ट्ज। लैम्डा तरंग दैर्ध्य का मान दिया था 2537, जिसे हमने मीटर में बदल दिया। आपसे फाई नोट का और वी नोट का मान पूछा है, कार्यफलन और निरोधी विभव का मान आपसे पूछा है। आप जानती हो फाई नोट बराबर एच न्यू नोट। ये आपने पढ़ा है कि दहली आवृत्ति और कार्यफलन के मध्य संबंध है। ठीक है, तो फाइव, लेकिन एच प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मान आपको याद होना चाहिए बेटा, 6.63 गुणा 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक, ये मान लगाओ इसमें। फाई नोट बराबर 6.63 गुणा 10⁻−34 गुणा न्यू नोट का मान 1.12 गुणा 10⁻15। ठीक है, फाई नोट के लिए आप 6.63 इंटू 1.12 करोगे और यहां गुणा 10⁻−34 प्लस 15। आपका बेटे 6.63 इंटू 1.12 का आंसर आएगा 7.4256 और ये 10⁻−19। ये फाई नोट का मान आ गया जो जूल में है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो दोनों मान लिए हैं वो एमकेएस पद्धति के मान है। ये हर्ट्ज में आपका और ये आपका जूल सेकंड में, तो ये जो आएगा वो किस में आएगा? जूल में आएगा। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, फाई नोट बराबर ये जो 7.4256 गुणा 10⁻−19 है, इसमें हम 1.6 गुणा 10⁻−19 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये इधर कैंसिल हो गए,
और जब आप इसमें 1.6 माइनस भाग दोगे तो आएगा 4.641 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा इन्होंने आपसे पूछा है निरोधी विभव। तो निरोधी विभव के पदों में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, निरोधी विभव के पदों में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये आपने पढ़ा है EV नॉट बराबर HC अपॉन लैम्डा माइनस फाइव। बेटा अगर आप इसमें मान लगाओगे आपको V नॉट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने सामान्य तरीके से H का C का मान लगाया, लैम्डा का मान लगाया, फिर इसे सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगी। हम इसमें क्या करते हैं, अलग तरीके से मान लगाते हैं। अलग तरीका ये है कि हम HC का मान 1242 लगा देते हैं, लैम्डा का जो मान है वो नैनोमीटर में रखेंगे, जिससे हमें इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। अर्थात अब हम जो फाई नॉट का भी मान लगाएंगे वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लगाएंगे, तो हमारा EV नॉट का मान आ जाएगा 1242 बटे लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में ये है, यानी कि 253.7 कर दूं तो 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा, जिससे मैं लिख सकता हूं 253.7 Nm। नैनोमीटर में ये हो गया आपका, नैनोमीटर में ये हो गया, तो ये लगा देंगे 253.7। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, माइनस फाई नॉट का मान कितना है आपका बेटा 4.641 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोबारा सुनो एक बार, निरोधी विभव के पदों में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण EV नॉट बराबर HC अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट है। अगर मैं इसमें H का पूरा मान ये 6.63 ये लगाता, C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 लगाता, तो इसकी कैलकुलेशन करने में बहुत टफ हो जाती और लेंथी हो जाती, टाइम ज्यादा लगता। इसलिए हम HC अपॉन लैम्डा का ये लगा रहे हैं। आपको मैंने ये बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, E बराबर HC अपॉन लैम्डा। मैंने आपसे कहा आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि HC की जगह 1242, लैम्डा आपका नैनोमीटर में, तो आंसर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, मैंने इसका उपयोग किया। मैंने इस 1242 का उपयोग किया, जिससे इससे डिवाइड करने भी आया 4.895, इधर आपका -4.641 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इससे डिवाइड किया तो EV नॉट बराबर ये आ गया, तो V नॉट बराबर 0.254 EV बटे E, E से E कैंसिल आपका, तो V नॉट निरोधी विभव का मान आ गया 0.